बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। जुमे का दिन है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल इसी में है। और इसी के साथ जो है बात हमेशा अच्छी ये करती हूँ कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आप जिस हाल में भी हों, आप जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेगा। और अपने इर्द गिर्द हमेशा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे आपके लिए भी उतनी ही आसानियाँ होंगी। मुहर्रम के ये बहुत ही हसास दिन चल रहे हैं, इसमें जितना हो सकता है आप सबीलें भी लोग लगा रहे हैं, उसके साथ साथ गर्मी भी बहुत शदीद है, तो आपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हर फ़िरके के मैं बात करती हूँ कि जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, इंसान को उसके हवाले से जो है एहतराम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। तालीम के इदारे के साथ वाबस्ता है जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, जो कि वीसी हैं एमर्सन यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर उबैदुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वसीम ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम तालीम से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। तालीमी मयार के हवाले से बात करेंगे, क्वालिटी के हवाले से बात करेंगे, निसाब की बातें होंगी। और इसके साथ ही जो है डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इस टाइम एमर्सन यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, इस टाइम क्या क्या मसाइल हैं, उनको किस हद तक जो है वो सॉर्ट आउट किया गया है। फैकल्टी के हवाले से भी सर से जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर से जानते हैं, सर मुल्तान की गर्मी को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, मुल्तान की गर्मी जो है ना वो हम एंजॉय करते हैं। गर्मियों में गर्मी नहीं होनी तो कब होनी है, और सर्दियों में सर्दी नहीं होनी तो कब होनी? ऐसे ही मुल्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। अल्लाह ताला की नेमतों में से ही है कि हमारे मुल्क में चारों मौसम है। गर्मी नहीं होगी तो हमारे आम कैसे पकेंगे, मीठे नहीं होंगे। इस दफा आम भी लेट हमारी खजूरें जो है ना वो कैसे पकेंगी? है देख रही है, अल्लाह ताला ने जो चीज की जहाँ जरूरत है वहाँ पे कर दी हुई है। अलबत्ता ये कि जब हाउस होती है ना उस वक्त जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने दरख्त काफी लगा दिए हैं, तकरीबन 3400 दरख्त लगाए हैं हमने, और उसमें से 1400 फलदार हैं। और बच्चियों को हमने कहा सारे जो है नींबू बेशक तोड़ के ले जाया करें, कोई बात नहीं, ये आपके लिए लगाए। अच्छा सर, हम नए दाखिले और नए प्रोग्राम्स के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। इस टाइम एमर्सन यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा। उसमें ये है कि जो हमने पिछले साल भी हमने कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च किए थे। हमने बाकायदा सर्वे किया है कि इस इलाके के बच्चों को किन ज़रूरत है, किन सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब उसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है AI कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था, और इस साल हमने फिर साइबर सिक्योरिटी भी है, डेटा साइंस भी है, डेटा एनालिटिक्स भी है। उसके बाद हमने गेमिंग एंड डिज़ाइन। आपको ये मैं बता दूं खुशी की बात कि पाकिस्तान के जो गेमर्स हैं, जो गेम डिज़ाइन करते हैं, वो दुनिया में नंबर 1 है। सही, यानी दुनिया सारी हैरान है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं बच्चे, ये कैसे गेम डिज़ाइन कर लेते हैं, इनके कोड को उनको समझ नहीं आती। वो भी हमने यहाँ लॉन्च कर दिया है। फिर इस वक्त सिक्योरिटी का मसला है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, लोग हैकर जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ये तो इसके अंदर लॉन्च किया। उसके बाद जो मैथ है ना, तो मैथ में स्टैटिस्टिक कैसे यूज होता है, बिग डाटा कैसे यूज होता है। मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के जो 2 मुल्क हैं इस वक्त जो रूल कर रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं। एक तो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसका मैं नाम नहीं लेना पसंद करता, वो हमारे फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं। दूसरा है सिंगापुर, छोटा सा, मतलब हमारे एक जिले से, लेकिन वो डेटा की बेस के ऊपर दुनिया पे रूल करता है, हम उन्हीं से लेते हैं। तो हमने वो जो है वो बिग डाटा और ये चीजें भी हमने लॉन्च की। दूसरा मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की जो बच्चियां हैं वो बड़ी टैलेंटेड है, उनके लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन ये भी लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ हमने फोरेंसिक साइंस, देखे ना आप, ये जितने क्राइम होते हैं तो वो एक लैब बनी हुई है उधर लाहौर में, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो फोरेंसिक साइंस में हमने लॉन्च किया है, बायोटेक्नोलॉजी। इस खित्ते का एक और बड़ा मसला एनवायरनमेंट है।
तो हमने एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम भी लॉन्च किया। तो इस तरह अगर आप देखें तो हमने तकरीबन मिला जुला के को 59 जो प्रोग्राम्स हैं वो एडीपी के भी लॉन्च किए हैं, बीएस के भी लॉन्च किए हैं, एमएस के भी लॉन्च किए हैं और पीएचडी के भी लॉन्च किए हैं। अच्छा, मुझे अगले दिनों कोई कहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी, यस गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ये। लोग जो है ना वो कई अच्छा, चूंकि नाम इमर्सन यूनिवर्सिटी है ना, इसलिए वो कई लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन ये मैं बता दूं कि इमर्सन जो है ना वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर यूनिवर्सिटी है। यानी ये भी मैं बता दूं, लोग जो है ना वो हमारे पास बहुत पैसे, मतलब हम तो अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई कमी नहीं है किसी चीज हमारे पास। देखिए हमने जो है ना वो इस सारे को सपोर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आपने पहले की फैकल्टी है जी। हमने 56 जो है ना वो पीएचडी हायर किए थे फ्रेश, और उनमें से 29 जो है फॉरेन क्वालिफाइड है। तो कहाँ से? साउथ कोरिया से, यूएसए से, यूके से, तुर्की से, ऑस्ट्रेलिया से और चाइना से और मलेशिया से। इन मुल्कों से वो सारे लोग जो है ना और बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन साथ साथ उनकी पब्लिकेशन बेस ज्यादा है। अब वो जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि वो खुद पढ़ाएंगे और साथ साथ ये कि रिसर्च भी करवाएंगे, तो दोनों काम बड़े। अब रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए, तो इनको मैंने कहा जिस जिस यूनिवर्सिटी से आए हो उनकी फंडिंग लैब यहाँ पे लेके आए ताकि हम लोग जो है ना वो जॉइंट प्रोजेक्ट करें। और कल जो है वो मैं बुखारी साहब के साथ ही बल्कि गया हुआ था, हम चैम्बर में गए थे। तो चैम्बर में हमने उन्हें कहा भाई आप लोग भी हमारे साथ आ जाएं, आप अपने R&D के जो प्रोग्राम है वो आप जो करते हैं, आपके लोग क्वालिफाइड नहीं, हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं, तो हमारे साथ मिलकर रिसर्च करें। फिर इन लैब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 200 नए कंप्यूटर हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ गए हैं, ठीक है, और 100 जो है वो चीफ मिनिस्टर ने हमारे स्पेशली लैपटॉप भी अप्रूव कर दिए। अच्छा, इसी तरीके से ना कुछ लोगों को शिकायत होती है कि सियासतदान जो होते हैं वो प्रेशर डालते हैं। आप यकीन करें, बातें तो करते हैं लेकिन मुझे कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि ये आप बंदा रख लें। कहते जरूर है, फोन आते हैं, सारा कुछ होता है। सर अब इस चीज से इनकार नहीं ना कर सकते, फोन कॉल्स तो आना जरूरी है। लेकिन आप यकीन करें किसी एक सियासतदान ने मतलब यहाँ पे जरा पीपल्स पार्टी के भी हैं, यहाँ पीटीआई के भी हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि ये आपने हमारा बंदा क्यों नहीं किया। मैंने कहा जो किए वो भी आपके ही हैं, मेरिट पे आए हैं बस। तो जब आपकी फैकल्टी मेरिट पे आती है, प्रोग्राम अच्छे हैं, लैब्स आपने बना दिए हैं, दुनिया का जो बेस्ट टीचिंग मेथड है ना वो है फ्लिप क्लासरूम मॉडल। ये मैंने 2 साल पहले यहाँ पे लॉन्च कर दिया था। तो अब वो जो टीचर्स हैं वो तैयार होके आते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जब क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन होती है। और इसका फायदा ये हुआ है कि पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं और स्टूडेंट भी बड़े खुश हैं। ये नहीं है कि जनाब फिर हम जो ना होलोग्राम टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह ताला ये अच्छा सर, इसके बारे में डिटेल से आपसे डिस्कस करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, लुकमान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बोल रहा एमएसएन यूनिवर्सिटी में PharmDB स्टार्ट करा रहे हैं। फार्मेसी का पूछ रहे हैं? नहीं, फार्मेसी अभी नहीं। अच्छा। फार्मेसी जो है इंशाल्लाह जब अगले साल पहले लैब बनाएंगे फिर वह फार्मेसी शुरू करें। क्योंकि इस तरह के भी इस हवाले से भी अब लोग जो हैं वो बड़े इंटरेस्टेड है ना कि इस तरफ आया जाए, फार्मेसी के हवाले से भी जो है वो प्रोग्राम्स हैं। वैसे कोई भी प्रोग्राम शुरू करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्री रिक्विजिशंस है ना वो बड़ी जरूरी होती है। फार्मेसी तो सारी की सारी रिसर्च होनी है लैब के अंदर, तो लैब पहले भरेगी तो फिर होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने जो प्रोग्राम शुरू किए इनका पहले मैंने बंदोबस्त कर लिया, इसलिए शुरू किया। चलिए सही है। अच्छा जी, इसके साथ ही उबैदुल्लाह साहब से भी हम जानेंगे, इस टाइम स्कूल्स के हवाले से भी बात होगी और जिस तरीके से अभी बजट भी पेश किया गया उस हवाले से भी सर क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन साउथ पंजाब के हवाले से मैं बात करूंगा। जी जी। हमारे 11 ज़िले हैं, अब 12वां ज़िला भी कोट अद्दू जो है वो भी अप्रूव हो चुका है। तो रूटीन का बजट तो हमें मिल रहा है, एडीपी में कोई ख़ास हमें इस दफ़ा बजट नहीं मिल सका। जाहिर है फिनेंशियल क्रंच है गवर्नमेंट के पास बजट का, लेकिन ये है कि हमारा एक एडीपी प्रोजेक्ट कैडेट कॉलेज मुल्तान के नाम से वो जारी व सारी है, बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं और इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सही। अच्छा, स्कूल्स के हवाले से भी सर हम बात करेंगे। इस टाइम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है उसको जाहिर सी बात है हमारे लिए ओवरऑल इस टाइम एक बहुत बड़ा ये मसला है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि ग्रीन बुक और मियाँ वाली स्टाइल की जो है वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हुआ है, इस हवाले से बताइएगा।
ये असल में मियावाकी एक टेक्निक है। ये जापानीज एक साइंटिस्ट था, उसने ये मियावाकी जंगल लगाने की टेक्निक की। उसका अपना नाम यही था। उसके मुताबिक ये है कि 1 स्क्वायर मीटर में 4 या 5 पौधे लगाए जाते हैं, बिल्कुल क्लोजेस्ट। तो वो पौधे फिर एक दूसरे को जो है वो उसी एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं और कंपटीशन उनमें होता है। ठीक है। और वो मिनरल्स जो पौधों को चाहिए होती हैं वो पत्तों के गिरने से और इस तरीके से वो हो जाती हैं। वो बड़ी तेज़ी से रूटीन में दरख्त अगर जो 10 साल में होता है, मियावाकी जंगल में वो 4-5 साल में इतना वो उनका दरख्तों का यानी ज़ख़ीरा बन जाता है कि वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। हमने 512 स्कूलों में मियावाकी जंगल इंट्रोड्यूस किया है और बच्चे बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं जी उसमें। बच्चों को हर बच्चे ने अपना दरख्त लगाया हुआ है, यानी वो शुरू में 6th में जब आता है तो वो अपना दरख्त लगा देता है। तो उसको वो मॉनिटर करता रहता है कि 8वीं जमात तक या 10th तक ये मेरा दरख्त है, ये अब बड़ा हो रहा है। तो इस तरह बच्चों में ऑनरशिप भी पैदा हो रही है और इसके अलावा उनमें जो है वो शऊर भी बेदार हो रहा है और माहौल के ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है। ये कोई तकरीबन 1,20,000 के करीब ग्रीन बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसमें मियावाकी जंगल की इम्पोर्टेंस, दरख्त लगाने का तरीका और इवन किचन गार्डनिंग जो है वो भी उसमें शामिल है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मौजूआत हैं उनकी अहमियत क्या है और बच्चों को अभी से यानी उसके बारे में बाखबर करना ये मौजूद है। इससे पहले जो हमारा सिलेबस मौजूद है उसमें इस तरह की चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है, या बड़ा इनडायरेक्टली कोई जिक्र आ जाए। तो हमने 7वीं क्लास के बच्चों को चुना क्योंकि उनकी उम्र ऐसी होती है कि दे आर हाईली परसेप्टिव और वो चीज़ों को तजस्सुस के साथ देखते हैं और उनको ये किताब हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी से ये किताब पढ़ी। अच्छा जी, इसके हवाले से भी जानते हैं और साथ ही जो है हम वसीम से जानेंगे। वसीम, इस टाइम हम जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हम वसीम से डिटेल में। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हम वसीम से जान रहे थे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। जी, मैं कवर करता हूँ इस वक्त इसकी पोजीशन की अगर बात करते चलें तो एक वेव चली थी जिसमें स्पेशल सेक्रेटरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। इससे पहले इस तरह कुछ नहीं था। तो हर जगह पर हमें एहतजाज भी नज़र आए, चीज़ें भी नज़र आई और एक ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे शायद ये सेक्रेटेरिएट जो है वो वापस जा रहा है। तो ऐसा कुछ अभी तक जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इससे जब भी हम प्रोवेंस की बात करते हैं, सूबे की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो इख्तियारात तो हमें उसी सूरत में मिल सकते हैं जब यहाँ पर सूबा हो। सेक्रेटेरिएट अपने तौर पर काम तो कर रहा है लेकिन वो काम उस मयार का जो है वो नहीं हो पा रहा चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर पावर्स जो हैं वो उस तरह नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस आपको कुछ चीज़ों की डिफ़ाइन तो करता है मगर फिर भी कहीं ना कहीं आकर जो है वो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है और हम बाउंड हो जाते हैं। जैसे स्पेशल सेक्रेटरीज हैं रिपोर्टेड टू सेक्रेटरी लाहौर, जो यहाँ पर साउथ का सेक्रेटरी हुआ करता था तो वो आल्दो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को लेकर चल रहा था और इस वक्त मौजूद भी एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो वो वेव थोड़ी सी ख़त्म हो गई, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ के साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो सेटिस्फाई हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर डिमांडिंग द प्रोवेंस। वो उनकी बेसिक ज़रूरत है। 3.25 अरब रुपए की लागत से हमने सिविल सेक्रेटेरिएट को तैयार करने की कोशिश की। वो प्रोजेक्ट अभी तक चलता रहा, डिले पे डिले होता रहा। इस वक्त जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसके मुताबिक ये खुशी की बात है कि वो मुकम्मल हो गया है। मुहर्रम के बाद ही ACS ऑफिस और कुछ जो हमारे प्राइवेट जगहों के ऊपर जो है वो जैसे हाउसिंग है या बाकी डिपार्टमेंट है जो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर इस टाइम मौजूद हैं वो तमाम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो होगा कि एक छत तले तमाम ऑफिसर्स के बैठने से काम के अंदर बेहतरी जो है वो हम देखेंगे। और यही अगर ये कहा जाए कि आगे कमिंग डेज़ के अंदर जो गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे, तो हम देखते हैं सराइकी पार्टीज़ और मुख्तलिफ पार्टीज़ इस वक्त प्रोटेस्ट की कॉल भी दे चुकी हैं कि वो मुहर्रम के फौरी बाद जो है वो रोड्स पर होंगी, ताकि ये साउथ पंजाब का जो वादा हमसे किया गया, किसी ने 100 दिन कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो भी हमें सेक्रेटेरिएट की मद में जो लॉलीपॉप दिया गया है। तमाम चीज़ें जारी हैं।
वादे हुक्मरानों के हमेशा से जो है हाँ। वो वोट गिरने के वो लिए तो खैर स्टार्ट होते बहुत हैं। अरसे से। मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल उसी वक्त ही मुमकिन होगा साउथ बेल्ट का, जब आप यहाँ पर सुबह दें। सही। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सैयद शहरी बात कर रहा हूँ किरोड़ पक्का से। जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे पहले भी मैंने एक सवाल किया था, तो आज आपका रोहित चैनल हम हर वक्त देखते रहते हैं। जी जी। और ये रोहित चैनल के ऊपर आप आवाज भी उजागर करते हैं गरीबों की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ किरोड़ पक्का में जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं और वो इतने कलेक्शन कर रहे हैं और इतनी बात कर रहे हैं, हमने डीसी साहब को भी कहा है, हमने आपके कई नुमाइंदों को भी कहा है, और जो बेनजीर सपोर्ट के जो चल रहे हैं पैसे, ठीक है जी, उनमें जितनी करप्शन हो रही है उनके बारे में मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी कि हम एसी के पास गए थे। मैंने कहा जी ये बेनजीर निकम सपोर्ट पे जो औरतों का हशर हो रहा है, तो वो औरतों पे आप देखिए तो सही। कहता है मैंने देने हैं पैसे। क्या ऐसे ऑफिसर बिठाते हैं आप पढ़े लिखे लोग होकर, और औरतों की वो एक ही बंदा बेइज्जती कर रहा है। अच्छा, मैं ये और जी, जी। यहाँ के लोग हैं, और वो उसने गंदम में इतनी मैं आपको अपनी, चाहे मेरे ऊपर FIR हो जाए, चाहे मेरे ऊपर जो कुछ हो जाए, मैं अपना नाम भी बताया हुआ है और अपना एड्रेस भी बताया हुआ है। और खुदा के लिए मुहर्रम का महीना है और आप मेरी आवाज उजागर करें, और मैं सैयद हूँ और आपको दुआ दूंगा। आप मेरी बेटी हो, बहन हो, मैं आपको दुआ दूंगा। और ये असिस्टेंट कमिश्नर ने जो गंदम में घपला किया है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का गुलाम हुसैन भट्टी, उसने जो करप्शन खाद वालों से किया है, और जो करप्शन वो कर रहा है इस टाइम, अल्लाह जानता है कि उसने कितनी करप्शन कर रहा है। और जो अब औरतों के साथ जो हशर हो रहा है, ठीक है, आपके नुमाइंदे तो चुप है ना, वो आपके नुमाइंदे क्यों चुप है? उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा, वैसे तो रोही में हमेशा हमने आवाज़ बुलंद ही की है। हमेशा इस तरह के जो मसाइल होते हैं जो लोगों के, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से हम बात करें तो वो हमने, जाहिर सी बात है, वो हमारे इख्तियार में तो नहीं है कि उनको हमने कहीं भी तैनात करना है या हमने उनको बिठाना है। लेकिन हाँ, जहाँ करप्शन हो रही है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर जो है फर्ज भी बनता है कि हम उसके खिलाफ जो है वो आवाज भी उठाएं। हाँ, काटूंगा कि आपकी बात में सदाकत का आंसर इस लेवल पर भी मौजूद नहीं रहा कि आपने आखिर में आकर जो है वो रिपोर्टर्स को ही कह दिया। हाँ, हम क्या आपके पैसे रोही वाले भी पैसे लेते हैं। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ। आपने यकीनन जो तमहीद बांधी इससे पहले कि उसमें कोई सदाकत का आंसर है या नहीं, हो सकता है कि कुछ हो भी, लेकिन इस तरीके से बगैर किसी चीज़ के आप अगर इस तरह से इल्ज़ाम करेंगे तो वो यकीनन गलत है। बाकी जो आपकी प्रीवियस बात है कि वहाँ पर मुश्किलात का सामना, हमने हमेशा उन चीज़ों को रिपोर्ट किया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम किसी न किसी वे के अंदर कोई येलो जर्नलिज्म को फ़रोग दें या किसी और हवाले से चीज़ों को देखें। इदारे मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, आप ज़रूर उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी पुट कर सकते हैं, और आल्दो इस तमाम तर प्रोसेस को देखा भी जा रहा है, मीडिया आपके पास मौजूद है, तो इस चीज़ों का हल निकाला जा सकता है बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम। अच्छा, हम अगर बात करें कि अगर वहाँ पर कोई पैसे अगर ले भी रहा है, बिल्कुल अगर इनकी बात में सच्चाई है भी सही, तो वो आकर हमारे हेड ऑफिस में जो है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप उन रिपोर्टर के हवाले से बता सकते हैं कि कोई पैसे ले रहा है और उसके बावजूद आपके इशू के हवाले से कोई आपके जो है वो काम नहीं आ रहा, तो ये तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको देखेंगे कि आगे इसमें कितनी सच्चाई है आपकी इस बात में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर मुल्तान में हमारा ऑफिस मौजूद है, तो आप आ सकते हैं, बेशक आप बता सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है सर से हम बात कर रहे थे एक फैकल्टी के हवाले से, और इसके साथ स्किल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरीके से इन चीज़ों के प्रोग्राम्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। सर, स्टूडेंट्स के क्या क्या मसाइल देखते हैं आप? देखिए, स्टूडेंट्स के जो मसाइल शुरू होते हैं जब वो चॉइस देखते हैं कि मैंने कहाँ दाखिला लेना है। मैं ये समझता हूँ कि हमें खुद मैं इस पे बड़ा गौर करता हूँ कि मैं एज ए फादर अपनी बेटी या बेटे को क्यों किसी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। तो उसके ना 3 मकासद होते हैं।
एक ही होता है कि वो ऐसे स्किल सीख के आ जाए 2 साल में या 4 साल में कि उसको रिज़्क कमाना आ जाए। दूसरा है कि उसको जो है ना आगे पढ़ने की, रिसर्च करने की आदत बन जाए। तीसरा उसका जो वक्त होता है 4 साल खूबसूरत, उसके जो यंग होते हैं वो उसके अच्छे गुजर जाएं, ये एक मकसद होता है। अब हमने क्या किया है कि हमने इस चीज़ को सामने रख के हमने 4 साल 2 साल प्रोग्राम के साथ साथ हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पहली दफ़ा शुरू किए और वो 71 है। 71 हमने समर के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर कर दिए, छोटे छोटे। मसलन बच्चों को वेब डेवलपमेंट कैसे बनानी है, आपने अमेज़न पे जाके कैसे रिज़्क हलाल कमाना है, आपने जो है ना वो ऑनलाइन रिज़्क कैसे कमाना है, आपने शहद की मक्खियाँ कैसे पालनी है, आपने सोलर पैनल कैसे लगाने हैं, मतलब हैंड्स ऑन जो है ना। और वो सारे के सारे हमारी फैकल्टी कराती और बहुत कम 20,000 रुपया हमने रखा है। उसमें भी हमने ये कहा है कि अगर कोई ऑनलाइन आता है तो उसको हम 15,000 देंगे, 15,000 से लेंगे और साथ साथ उनको जूस भी देंगे, गर्मियां हैं और एयर कंडीशन है और लैब में बैठा के करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। और ये सिर्फ ये नहीं कि समर में जो हमारी क्लासेस खत्म हुआ करेंगी 6 बजे शाम, तो 6 बजे शाम को उसके बाद नैवटेक के प्रोग्राम और हमारी ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम साहब आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं मलकानी फरीदा रिन कॉलेज मुल्तान डिवीजन से एफएम रेडियो मुल्तान पुलिस लाइन से आपका स्टाइल ही बता देता है। अच्छा, मैं अभी कॉल सुन रही थी, अभी एक भाई की कॉल आई। देखिए जी, हम प्रोग्राम करते हैं, हम शो करते हैं, हम टॉर्चर करते हैं, लेकिन हम किसी की करप्शन का बगैर सबूत कैसे हम किसी की कार्रवाई के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं? नहीं जी, हम एक एंकर होते हैं, हम एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हमारा ठीक है, हम आवाज एक देते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं, हमारे इख्तियारात में भी नहीं होता ये सब कुछ। हम किसी के ऊपर आप कह दें तो हम मान लें, नो, ये बहुत बड़े काम होते हैं। हम सल्यूट पेश करूंगी जी, ये हमारे टीचर साहब बैठे हुए हैं और हमारे मर्सन से भी हमारे माशाल्लाह और हमारे कैंकर भी बैठे हुए हैं जी। आप सबको जी मलकानी का सल्यूट हो गया। और ये बहुत मुश्किल होता है, हम यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, यकीन करें। वो अभी कह रहे थे कि यहाँ हमने पौधे बच्चों को लगाना, चले बच्ची पौधे तो शौक से लगा देते हैं, लेकिन उनकी जो केयर होगी वो कौन करेगा जी? उनकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद की भी जो ये वो भी हिफाजत करने वाले कोई तैनात होने चाहिए। मोमिन होना है। तो आपने फरमाया हाँ, अगर कोई ये दावा करता है या कोई मुझे इल्ज़ाम देता है कि हज़रत इमाम हुसैन से या बाकी दीगर अहले बैत इकराम से मोहब्बत करना ये शरीयत है, तो हाँ मैं शिया हूँ। तो इसलिए ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उनसे मोहब्बत, ये मेरे ख़्याल में, बल्कि अगर इसको जुमले को यूँ कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। दर हकीकत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी इत्तिबा और उनकी इताअत आपको तफरकाबाजी से निकाल देती है, निकालती नहीं है। अच्छा, हम तो ये देखते हैं ना कि जिस तरीके से आपने कहा कि कलमा गो जो है वो तमाम मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ को, हम देखते हैं कि कफ़ार भी, इवन कि हम जब बात करते हैं कि लोग उनके भी जब ज़ुबान से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है तो बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। इसकी वजह यह है कि उन्होंने उमूमी तौर पर इंसानियत की खिदमत की है। अब देखें, हज का मौका है, आपने कमो बेश पैदल चलकर 17 मरतबा हज किए। हाँ। अब कुछ लोग हमारे दोस्त, अब आप कहते हैं जी देखें जी उन्होंने हज छोड़ के, मक्का को छोड़ के और मक्का की वादी छोड़ के मदीना की तरफ चल पड़े हज के दिनों में, फिर मदीना से करबला की तरफ चल पड़े। तो ये क्या बात है? बात यह है कि पूरी ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। आपने तो 17 बार हज किए और वो भी पैदल चल के। फिर आपका इस वक्त हज को कुर्बान करके जाने का मकसद क्या है? क्योंकि इबादत हमारी दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल इबाद है और दूसरा हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल्लाह तो आप वैसे ही अदा कर रहे हैं, अब हक़ुल अब्द आ गए। हक़ुल अब्द क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ये रसूलुल्लाह का हक है और वो हक़ुल अब्द में शामिल है। अब उस हक़ुल अब्द को पूरा करने के लिए आपने करबला की ज़मीन की तरफ सफ़र फरमाया।
वहाँ पे सिर्फ आपने दीन को नहीं बचाया बल्कि दीन के साथ साथ इंसानियत को भी एक सबक दिया, इंसानियत को भी बचाया। आप अगर चाहते तो मक्का मदीना रह सकते थे, वहाँ से आपको ऑफर भी हुई है कि आप यहाँ पे आए, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, आपको अपना खलीफा मानते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आपको छेड़ने वाला। लेकिन आपने महज इस वजह से वहाँ पे कदम नहीं रखा कि कहीं उम्मत में इंतशार पैदा ना हो। बिल्कुल, इस पर मजीद इंतशार जब पैदा होगा तो ज़ाहिरी बात इख्तलाफात की वजह से इंसानियत को तकलीफ होनी है, उन्होंने तकलीफ से बचाते हुए दूसरी तरफ चले गए। बिल्कुल जी, इस पर मजीद भी डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अहले बैत के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार कैसे किया जाए, तो उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सहाबा किराम जो है वो किस तरीके से अहले बैत के साथ मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन, ये हजरात और दीगर तमाम सहाबा किराम अहले बैत किराम से और बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे, हत्ता कि अपनी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत करते थे। और जब भी जहाँ भी उनको मिल जाते थे, उनको जैसे छोटे बच्चों को हम उठा लेते हैं और सीने से लगा लेते हैं और उछालते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बच्चा खुश होता है। तो बच्चों को खुश करने के लिए उसकी जहन के मुताबिक छोटी छोटी बातें हम उनसे करते हैं या कोई अमल करते हैं तो बच्चा खुश होता है, महज उस बच्चे की खुशी हासिल करने के लिए, अट्रैक्शन हासिल करने के लिए। तो सहाबा किराम इस हवाले से भी बहुत आगे थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आता है, जब भी किसी भी मकाम पर बाहर जैसे रास्ते में कहीं मुलाकात होती, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अक्सर इकट्ठे ही होते थे, उन दोनों को अपने सीने से लगा लेते, कभी गोद में उठा लेते और उछालते और फिर फरमाते कि भी अभी मेरे माँ बाप आप लोगों पर कुर्बान, अंता शिबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस शबीहन बे अलीयन, खुदा की कसम आप लोग तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुशाबहत नहीं रखते। हज़रत अली जब साथ होते तो वो ये सुनकर मुस्कुराते रहते और हंसते रहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी साथ बयान हो रही है और हुजूर की मोहब्बत के इजहार भी हो रहा है, और साथ साथ सहाबा किराम इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और यही वजह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहीं नमाज जनाजा अदा की, जैसे नमाज जनाजा अदा की तो फ़ौरन झुक गए और इमाम हुसैन के जूते सीधे करने लग गए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आप हमारे बहुत बड़े सीनियर हैं, बड़ी उम्र के हमारे बुज़ुर्गों में शामिल हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? फरमाया ये मैं अपनी मोहब्बत से कर रहा हूँ, ये मेरा दिल है। लोगों को अगर आपकी शान पता हो तो वो आपको ऐसा न देखें बल्कि कंधों पर सवार करके कई कई मील सफ़र करके आपको उठा के फिरते रहें। सही। तो सहाबा किराम बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत इमाम हुसैन हो, इमाम हसन हो, अदब एहतराम की वजह से अहले बैत किराम का नाम आ जाता तो उनकी आंखें झुक जाती थी, उनके सर झुक जाते थे। सही। और बिल्कुल उनका एहतराम करते थे, अपनी आवाज़ को पस्त रखते थे, कहीं इनके सामने ऊंचा बोलने की वजह से कोई बेअदबी ना हो जाए, बेहुरमती ना हो जाए। सही। अच्छा, मज़ीद भी जो है हम बात करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव राना बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट में कमी नहीं आ सकी। कीमतों की बात करते हैं जिसमें अदरक के सरकारी नरखों में 10 रुपये कमी फ़ी किलो के हिसाब से आई है, जबकि मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ही फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमत में जो है वो भी 20 रुपये कमी देखने में आई है, 320 रुपये से कम होकर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों में मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ही फ़रोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की बात की जाए तो टमाटर की कीमत में 4 रुपये कमी देखने में आई है, 116 रुपये से कम होकर 112 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। इसी तरह हरी मिर्च की कीमत में 10 रुपये कमी देखने में आई है, 70 रुपये से कम होकर 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। प्याज की कीमत में 4 रुपये कमी देखने में आई है, प्याज 84 रुपये से कम होकर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में वो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों में बात करते हैं जिसमें
भिंडी, अरवी और टिंडे की, तो टिंडे का सरकारी रेट 110 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि भिंडी का सरकारी रेट 120 है, जबकि मार्केट में दोनों ही 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरवी की बात करें तो अरवी का सरकारी रेट 110 है, जबकि मार्केट में वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च और सब्ज़ का सरकारी रेट बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जी कारी शाहिद रसूल हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नात खां हैं, तो इनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके साथ ही वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसके साथ ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सब्र की जो मिसाल कायम की, करबला का जो वाक़या हमें सबक सिखाता है, उस हवाले से जो है हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत है कि आज हम जहाँ अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, जहाँ पर हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? देखें जी, सब्र और अफ़ू दरगुज़र ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। सब्र है तो वहाँ पे अफ़ू दरगुज़र है, और अफ़ू दरगुज़र है तो उसी की वजह से आगे इंसान सब्र करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा आति सब्र व अजरन, कि या अल्लाह इमाम हुसैन को सब्र भी अता फरमा और उसका बेहतरीन अजर और सिला भी अता फरमा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे और वो भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, इसी में हम सब के लिए एक सबक मिल जाता है कि इस कायनात में, इस दीन में और इस दुनिया में रहते हुए इंसानियत के साथ जो सबसे बड़ा हमारा एलिमेंट है, जो हमारा ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन उनसर है, वो क्या है? वो ये है कि हम सब्र और तहम्मुल के साथ रहें। यही वजह है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मकाम पर भी थे, आपने खामोशी का इजहार फरमाया, हक़ को भी साथ साथ बयान किया, मगर जहाँ हक़ जिन्होंने न माना और आपको तकलीफ़ दी, आप वहाँ खामोश रहे। लेकिन जब ज़रूरत आई तलवार उठाने की तो आपने तलवार भी उठाई। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यही वजह है कि एक मरतबा आपके ग़ुलाम थे, वो आपके लिए पानी लेके आ रहे थे, बाई चांस उनके हाथ से वो बर्तन गिर गया। आपने एकदम उसकी तरफ देखा तो वो हैरान हुआ, परेशान हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो उस वक्त के दौर के लोग पढ़े लिखे लोग होते थे। आज के दौर के लोग तो मतलब है कि हम ये नहीं देखते कि बंदा क्या पढ़ा लिखा है और उसकी एजुकेशन क्या है, हम सिर्फ ज़ाहिरी जाहो जलाल को उसको देखते हैं लोगों को और उसी से जज कर लेते हैं कि ये बंदा क्या है। ग़ुलाम भी पड़े हुए थे वहाँ पे, तो ग़ुलाम फ़ौरन बोला, कुरान में की आयत है वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाला है। आपने फरमाया कज़म। तो जब उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अपना गुस्सा पी रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं, तो फ़ौरन आयत का अगला हिस्सा पढ़ा वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को माफ़ भी करते हैं। आपने फरमाया अफ़ौतु अन्का, मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस ग़ुलाम ने आयत का यही हिस्सा पढ़ा वल आफ़ीन अनिन नास, कि लोगों को माफ़ करने वाले हैं। आपने फरमाया अफ़ौतु अन्का, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर उसने आयत का अगला हिस्सा जो आखिरी है वो पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आपने फरमाया ठीक है, मैंने तुम्हारे पर एहसान कर दिया, आप पहले तुम मेरे ग़ुलाम थे, अब मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो ये एक सब्र तहम्मुल की मिसाल है। तो ग़ुलाम ने कहा कि हुजूर मुझे लिख भी दें, आपने फ़ौरन लिख दिया। एक मरतबा इमाम हुसैन और इमाम हसन का आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया, नाराज़ हो गया। आपके भाई थे मोहम्मद बिन हनफिया दूसरी माँ से, उनको पता चला तो फ़ौरन वो चले गए इमाम हुसैन से अर्ज़ की हुजूर आप मेहरबानी करें कि वो आपके बड़े भाई हैं, आप नाराज़ ना हों। फिर उधर से वो हटे चले और हज़रत इमाम हसन के पास गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अम्मा फ़ातिमा को, बाबा अली को इनसे बड़ी मोहब्बत थी, हुजूर जब भी इनको देखते चूमते थे और मोहब्बत करते थे, इनसे आप खफा ना हों। बड़ा भाई भी वहाँ से चल पड़े कि मैंने पहले जाके मनाना है।
और हज़रत इमाम हुसैन भी अपने घर से निकल पड़े कि मैंने पहले पहुँचना और मैंने जाकर मनाना है। दोनों अब पहल कर रहे हैं, रास्ते में मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से वो अपनी नाराज़गी ख़त्म करते हैं। तो ये देखें हज़रत इमाम हुसैन के इस वाक़े से हमें बिल्कुल बात वाज़ेह हो रही है कि कभी इंसान है, इंसान होने के नाते कभी गुस्सा आ भी जाता है, नाराज़गी हो भी जाती है, तो हमें चाहिए कि फ़ौरन अपनी नाराज़गी को दूर करें। सबसे पहले तो ये कि खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए तो कुछ देर के लेट जाएं या थोड़ा सा पानी पी लें, जैसे कुछ आसाब आपके मजबूत हों और आप उस पर कंट्रोल कर लें तो फ़ौरन अगला जो जुमला है वो एक दूसरे को माफ़ करने का। एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, मेरे अक्सर अहबाब कहते हैं कि आप जब भी कभी किसी से नाराज़ होते हैं ना तो दो चीज़ें होते हैं, जो आपके जानने वाला वो आपका रिश्तेदार है, आपका कुलीग है, आपका क्लास फेलो है, आपका वो महल्लेदार है या उस्ताद है, क्योंकि हमने ज़्यादा वक्त गुजारना होता है तो इस वक्त के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छाइयाँ करते हैं। जब कभी खुदा न खास्ता कोई गलत बात आपको महसूस होती है तो आप क्या करें, आप उसकी अच्छाइयों को याद करना शुरू कर दें। कि फ़र्ज़ किया कि एक बंदे से आपने मोटरसाइकिल मांगी, वो हमेशा आपके पास गाड़ी कार मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, जब भी आपने मांगी उसने आपको दे दी। एक दिन ऐसा आया कि आपने मांगी और उसने गाड़ी ना दी, उसकी शायद हो सकती है अपनी मजबूरी हो, लेकिन मुझे आपको गुस्सा आ जाता है, जी हैं मैंने मांगी गाड़ी इसने दी नहीं, ये क्या हो गया। तो मुझे ये कहना चाहिए कि देखें आज अगर उसने गाड़ी नहीं तो पिछले 100 दफ़ा तो मैं मांग चुका हूँ, उसने कभी इनकार नहीं किया। तो अगर हम तहम्मुल का माहौल लाना चाहते हैं, सब्र का माहौल लाना चाहते हैं, बर्दाश्त और क़ुव्वत लाना चाहते हैं और नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक तो हम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी को देखें, जैसे मैंने आपको वाक़या बताया कि एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। दूसरा फिर ये है कि हम एक दूसरे की खूबी देखें, खामी ना देखें, खामी को साइड पे करें, उस पर पर्दा डालें। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसने किसी एक मुसलमान की किसी खामी पर पर्दा डाल दिया तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। जब हम उनके ऐबों पर, उनकी खामियों पर पर्दा डाल के उनकी खूबियों को जाहिर करके ले आते हैं तो फिर एक दूसरे के हम दोबारा करीब हो जाते हैं और नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी आपने बड़ी खूबसूरत बात की जिसमें हम अपने एक समझ लें कि पूरे मुआशरे के लिए एक मैसेज भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद, जाते हुए आपसे एक आखिरी कलाम सुनेंगे जी, बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर तनवीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं आपको। हम क्लाइमेट चेंज पे भी बात करेंगे, इस टाइम जो जिस तरह के असरात हम झेल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ ही जो है इस टाइम जो है हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है कि किस तरीके से माहौल को बेहतर किया जाए, और इसके साथ ही हम बात करेंगे एडमिशन्स के हवाले से कि जो ज़रई यूनिवर्सिटी है उसमें कौन से एडमिशन्स हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप एडमिशन्स के हवाले से? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टाइम ज़रई यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से जो है एडमिशन स्टार्ट कर रही है। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, रोहित टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे मौका दिया है बात करने का। तो वाकई ये सीज़न चल रहा है, आप बाहर निकलते हैं तो हर तरफ आपको एडमिशन की एड्स नज़र आती हैं जी। तो हमारी यूनिवर्सिटी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, जो साउथ पंजाब के अंदर समझें कि एक वाहिद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर है क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है बैकबोन है मुल्क की, और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमारे पास मुख्तलिफ फैकल्टीज़ हैं, उन फैकल्टीज़ के अंदर कह लें कि अराउंड 32 जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, कोई 22 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें जो है ना कह लें कि 22 जुलाई हमारी लास्ट डेट अप्लाई करने की। हमारे पास अगर एग्रीकल्चर एंड इन्वामेंटल जो साइंसेज फैकल्टी है वो सबसे बड़ी फैकल्टी है यूनिवर्सिटी की। उसके अंदर देखें तो हमारे पास एग्रीकल्चर जो BS प्रोग्राम है हमारे पास, जिसमें आगे जाके 2 साल तक कॉमन स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद जो है ना 10-12 मेजर्स हैं, स्पेशलाइजेशन हैं, तो हमारे स्टूडेंट उसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो वो काफ़ी कह लें कि पॉपुलर प्रोग्राम है हमारा। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम हमारे पास,
इस दूसरी डिग्री प्रोग्राम्स को देखें तो हमारे पास जो सोशल साइंसेज की फैकल्टी है उसमें बहुत ज़बरदस्त डिग्री प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास जो है कंप्यूटिंग की फैकल्टी है जिसमें डेटा साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है BS प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह एनिमल साइंसेज, वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की फैकल्टी है, उसमें वेटरनरी से रिलेटेड पोल्ट्री साइंस और दूसरे कुछ बेसिक साइंसेज के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इस तरह एक यूनिक जो प्रोग्राम हमारे पास है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। हमारी एक और फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ फूड एंड फूड साइंसेज एंड फूड एंड होम साइंसेज। तो उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का प्रोग्राम है जो हम निश्चित यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चला रहे हैं। इस तरह इस साल हम लोग जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं। सिमिलरली मैं अगर बात नहीं करूँगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो मेरा ख्याल ये इंसाफ नहीं होगा। तो हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बड़े यूनिक प्रोग्राम्स हैं। लाइक एक भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद हमारी यूनिवर्सिटी है जिसके पास ये प्रोग्राम है। तो इस तरह करके रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि स्टूडेंट्स हमारा जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की www.mnsuam.edu.pk उसके ऊपर जाएं और पूरी डिटेल वहाँ से लें। ठीक हो गया। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हम बात करेंगे। इस टाइम ये पूरी दुनिया का ही मसला है, क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से ये असरअंदाज हो रहा है, जो इसके असरात हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये रीजनल इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल इशू है। और पूरी दुनिया के अगर देखा जाए तो सबसे दुनिया जिस इशू के ऊपर फोकस्ड है वो क्लाइमेट चेंज है। और अब शायद पहले तो ऐसे बातें होती थी ये क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, आपका जो सी लेवल है वो ऊपर आ जाता है, बहुत सारे एरियाज का खदशा है कि वो डूब जाएंगे। लेकिन अब ये सारी बातें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आप देखते हैं अभी हमें कभी हीट वेव आ जाती है, कभी हमारे यहाँ बारिशों का एक स्पेल ऐसा शुरू होता है, बहुत हैवी रेन्स शुरू हो जाती हैं जिससे फ्लड्स आ जाते हैं। तो यकीनन अब ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को एड्रेस करने के लिए ज़ाहिर हमें सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। दुनिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम लोग भी यहाँ पे जिस हद तक हो सकता है हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अब हमने उसको देखा कि जब तक हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम इशू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है MSc क्लाइमेट चेंज वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसमें हमारे पास लोग मुख्तलिफ फील्ड से आते हैं और वो डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं। इस तरह आप देख लें अब स्मोक का इशू है, जिस तरह स्मोक नवंबर के अंदर ख़ास तौर पर ये इशू बनता है और यहाँ पे लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। उसके अंदर आप देखें जो एग्रीकल्चर के वो भी इश्यूज़ मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कुछ जो हम लोग देख रहे हैं और हमें इमीडिएटली करना चाहिए, एक तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जिसमें अब खैर आप देखें तो सोलर की तरफ काफ़ी लोग मूव कर रहे हैं। इस तरह विंड एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखें तो एक जो समझा जाता है कि बहुत बड़ा काज है इस स्मोक का, वो है कि जो फसलों की बाकियात को हम आग लगा देते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसने भी बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और पॉलिसीज़ बनाई हैं। अब पूरा एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है और अब जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे, आग लगाएंगे अपने क्रॉप की बाकियात को, तो उन्हें भारी जुर्माने होंगे। तो इसी पॉइंट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ना सिर्फ अगर हम उन बाकियात को ज़मीन के अंदर क्रश करके इनकॉर्पोरेट कर दें, मिक्स कर दें, तो उससे फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, बल्कि ज़मीन की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है, उससे फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो ज़िम्मेदार हजरात जो हैं मेरी उनसे तो ये गुजारिश है कि यार ये आप इसको एज ए नामियाती खाद आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल जलाने की तरफ ना जाएं क्योंकि उससे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। जी। अच्छा सर, क्योंकि हमारी ज़राअत के ऊपर भी इसके बहुत असरात पड़ रहे हैं, जैसे हम कहें ज़राई जो है वो किस तरीके से हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा।
हाँ यकीनन हमने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि बहुत बुरे असरात हैं ज़राअत के अभी ऊपर। देखिए आम को ही हम देख लेंगे किस जी, तरीके से ऐसे जो ही, है ऐसे ही। हमारा आम भी लेट हो गया और उसकी वजह से भी वो जायका जो हम मुल्तान के जी, आम जी। का स्पेशली कहते थे वो उस तरीके से हम लोग जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। सही बात है। पिछले साल को अगर देखें तो तकरीबन आम की जो पैदावार 50% रिड्यूस हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसी तरह मुल्तान चूँकि कॉटन और मैंगो के लिए मशहूर है, तो कॉटन का भी बहुत बुरा हाल है। क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट्स हैं, और इसी तरह आप राइस का देख लें, इसी तरह मक्की का आप देख लें, ये सारी फसलें जो हैं वो अच्छे खासे मसाइल फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि फसलों को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए पकने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। जब कम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हाई हो जाता है। गंदम को आप देख लें, पिछले साल गंदम जो है जिस टाइम गंदम पक रही थी, हीट वेव आ गई, उसकी वजह से जो है गंदम की पैदावार बहुत कम हुई। और एक और बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद स्ट्रेट जो इंक्रीज़ है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है या वो क्लाइमेट चेंज है। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पे टेम्परेचर जो है वो अब नॉर्मल डिक्रीज़ हो रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट बारिश है, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, जब चाहिए नहीं हो रही, जब नहीं चाहिए तब हो रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसी तरह उसकी इंटेंसिटी है, कभी बारिश बहुत कम होती है तो वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा किस तरह जो फ्लड्स आए पाकिस्तान में और सारे उससे कितने मसाइल बढ़े हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ा इशू है और इसको उतनी ही डेप्थ से देखने की ज़रूरत है। सर हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले करी? अगर हम हुकूमत की पॉलिसियों की तरफ चलें तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत यकीनन बहुत सीरियस है इसके ऊपर और हुकूमत बहुत सारे इक़दाम उठा रही है। क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है वहाँ से हम देखते हैं रोज़ हमें असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग के ऊपर काम हो रहा है, इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर काम हो रहा है, मिटिगेशन के ऊपर काम हो रहा है। तो उसमें जैसे हम देखते हैं कि हुकूमत का फोकस है कि जो है ट्री प्लांटेशन की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर लेके आएँ। इसी तरह हुकूमत ये देख रही है कि इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की जाए। यहाँ पे ये दूसरे मुल्कों के साथ मिलके हमारे अपने रिसर्चर्स, जैसे स्मोक के इशू की बात हुई है, उसके ऊपर हम देखें कि किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम एग्रीकल्चर के अंदर देख रहे हैं कि ऐसे जो है ना फसलों के बीज तैयार किए जाएं जिनके अंदर ये कुव्वत मदाफ़िज़ ज़्यादा हो, जो क्लाइमेट के जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है उसको वो बर्दाश्त कर सकें। तो ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम जाएं तो जिस तरह जिद्दत आती जा रही है उस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि उसके ज़रिए हम किस तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात है, ये आपने बहुत अच्छा जो है रेज़ किया है पॉइंट। तो लाइक दुनिया अब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर GIS है, जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है और रिमोट सेंसिंग है, इस तरह प्रीसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। क्योंकि जब आप प्रीसीजन एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें जैसे लैंड लेवलिंग है, जैसे कह लें कि ड्रोन्स का इस्तेमाल है और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। लाइक ड्रोन्स का यहाँ पे भी इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं फसलों के ऊपर, और उससे आप जो है मैपिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितना एरिया हमारा इस टाइम हमने कौन से ये फसल लगाई हुई है उसका कितना एरिया हमने सो किया है। सही। तो यकीनन इन टेक्नोलॉजीज़ का बहुत रोल है और किसी हद तक हम लोग वो टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम उनको यूज़ कर सकें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।